हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल फोर्स फील्ड में पार्टिकल का मोशन किस टाइप से होता है। जो सेंट्रल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें जो पार्टिकल का मोशन होता है वो तीन कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू होता है, मतलब तीन कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज़ इसमें ओबे होती हैं। वो है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक होता है कि जो ऑर्बिट होता है पार्टिकल का वो प्लेन के अंदर लाई करता है, थर्ड इज़ इसमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका हम प्रूव करेंगे कि कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर। देखिए, जो पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करती है, जो पार्टिकल का हम मान लेते हैं उसका लेट रिड्यूस्ड मास m है, चाहे जरूरी नहीं आपको m यूज़ करना है। रिड्यूस्ड मास को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते थे तो आप म्यू भी ले सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन इन्होंने अब इस रिड्यूस्ड मास को m से शो किया इस टॉपिक के अंदर। तो वो आप पहले मेंशन करोगे कि m यहाँ पे आप किस कॉन्सेप्ट को ले रहे हो, किस चीज़ को ले रहे हो। जब हमने पैरामीटर्स में उसको पहले डिफाइन कर दिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे m से दिखाओ चाहे म्यू से दिखाओ, ठीक है। तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो मान लेते हैं r वेक्टर है और उसका मास जो है वो m है। तो उस केस में टाउ की वैल्यू फाइंड करेंगे। टॉर्क क्या होगा पार्टिकल पे, कितना टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क होता है r क्रॉस f। अब ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर ये r वेक्टर को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें तो इट विल बी इक्वल टू r इंटू आर कैप। सिमिलरली f वेक्टर को लिख सकते हैं एफ आर इंटू आर कैप। अब r और f ये तो कांस्टेंट है, r कैप क्रॉस r कैप सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, टॉर्क विल बी ज़ीरो। अब हमें पता है कि जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अगर टाउ ज़ीरो है इट मीन्स डी एल बाई डी टी ज़ीरो हुआ। डी एल बाई डी टी ज़ीरो होने का मतलब है कि एल विल बी कॉन्स्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से हमें पता चलता है कि कंजर्व होगा सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट इसमें कंजर्वेशन लॉज में एक है ऑर्बिट जो है ना सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर। ऑर्बिट पार्टिकल का वो प्लेन के अंदर लाई करता है, वो देखिए कैसे। अब एल हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और एल होता है आर क्रॉस पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए, जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उसका जो रिजल्टेंट है ना वो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये आपको करवाया था वेक्टर्स का, जो वेक्टर हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियली लेक्चर्स में वेक्टर्स स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे हमने राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल वगैरह स्टडी किए। तो वहाँ पे आपको बताया था कि अगर a क्रॉस b इक्वल्स टू c वेक्टर है तो जो c की डायरेक्शन होगी वो a और b जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर लाई करेंगे, है ना। तो इसलिए जो p है, p को m v लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर मोमेंटम है। तो m तो बाहर लिख सकते हो क्योंकि वो तो मास है, कांस्टेंट वैल्यू है। r क्रॉस v ऐसे लिख सकते हो आप l वेक्टर को, ठीक। अब देखिए l जो है दैट इज इक्वल टू r क्रॉस एम वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो l की डायरेक्शन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन के अंदर r और v लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है जो पार्टिकल का पाथ होगा वो एक प्लेन के अंदर लाई करेगा। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है, थर्ड है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब वो देखिए कैसे। लेट हम लेके चलते हैं इसमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। अब पार्टिकल पहले तो मान लेते हैं कि कहीं भी उसकी पोजीशन थी, मान लेते हैं यहाँ पे था, इसकी पोजीशन वेक्टर जो था आर वेक्टर था। आफ्टर सम टाइम इसका पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे आ गया। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर हो गया, क्योंकि मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डी आर वेक्टर से हुई है। तो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट हुआ, ये दोनों को माइनस करके पता चलता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये डी आर वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना, तो एरियल वेलोसिटी जो है ये एरिया का ही डेरिवेटिव होता है एक्चुअली। तो अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट करें, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लेते हैं पार्टिकल जो एरिया कवर हो रहा है पार्टिकल के थ्रू, वो एरिया सपोज डी ए वेक्टर है, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस हुआ आर वेक्टर और हाइट हुई ये वाली डी आर वेक्टर, ठीक। अब इसका टाइम डेरिवेटिव ले लो।
टाइम डेरिवेटिव लिया मैंने, dt से डिवाइड, ये da बाई dt एरियल वेलोसिटी होती है। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव। ठीक, तो ये आ गया यहाँ से। अब देखिए m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, dr बाई dt बन जाएगा v, तो हाफ r वेक्टर अपॉन m, ये v बन रहा है, ये m एज इट इज़, और ये बन गया v। m v होता है हमारे पास p, और क्रॉस प्रोडक्ट तो इसके अंदर है ही। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट तो एज इट इज़ ही है। ये m जो ऊपर नीचे ये तो वैसे मल्टीप्लाई किए हैं हमने, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा हाफ r क्रॉस p, ये l वेक्टर बन जाएगा अपॉन m, da बाई dt के इक्वल आ गया। अब हमने अभी प्रूव किया था कि सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, l इसका मतलब कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है ही, और 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब da बाई dt ये पूरा ही हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रही है, और यही एरियल वेलोसिटी है। तो एरियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो कांस्टेंट होएगी अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड। ठीक है, तो ये हमने सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में कैपलर्स लॉ स्टडी करेंगे। थैंक यू।